इस कहानी के लेखक संतोष कुमार जी हैं। तेरे लिए भाग 5। अभी तक आपने जाना, आदित्य के घर वापस आ जाने के बाद शालिनी अपनी नौकरी छोड़ देती है। करवा चौथ के दिन व्रत खोलते वक्त वह अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। फिर अगली सुबह खाना बनाते वक्त भी वह रसोई में बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। आदित्य शालिनी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शालिनी प्रेग्नेंट है। और जब वह शालिनी की दवाई लेने के लिए जाता है और दवाई लेकर आता है, तो उसे शालिनी एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए दिखती है। वह बच्चा उसको देखकर माँ माँ पुकार रहा था और शालिनी उसको चूमे जा रही थी, जिसे देखकर आदित्य को कुछ अजीब लगता है और वह शालिनी से सवाल करता है कि यह बच्चा कौन है। शालिनी आदित्य को ऑटो में बैठकर सब कुछ बता देती है। आदित्य रात को शराब पीकर घर में आता है और सीधा कमरे में जाकर शालिनी पर जोर से चिल्ला उठता है। फिर उसके हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर करता है, लेकिन शालिनी उसके पैर पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। लेकिन वह शालिनी को गर्भवती अवस्था में भी ठोकर मारकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। शालिनी पूरी रात ठंड में ठिठुरते हुए बाहर ही बैठी रहती है। अब आगे। जब शांति जी सुबह उठकर कमरे से बाहर आई तो उन्होंने शालिनी को ठंड में कमरे के बाहर बैठे हुए देखा। तो उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ क्यों सो रही हो, और हाथ पकड़कर उठाने लगी तो उन्हें शालिनी का शरीर तपता हुआ महसूस हुआ। शालिनी को बहुत तेज़ बुखार था। उन्होंने आदित्य को दरवाज़ा खटखटाकर उठाया तो उसने गुस्से से दरवाज़ा खोला। शांति जी ने उसे डांटकर कहा, रात भर मेरी बहू ठंड में बाहर सोती रही, तुम्हें ज़रा भी ध्यान नहीं है कि वह प्रेग्नेंट है। देखो पूरी रात बाहर रहने से उसे कितना तेज़ बुखार है। जाओ जाकर डॉक्टर को दिखा दो। आदित्य ने शांति जी की बात को अनसुना करते हुए कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, इसने मुझे धोखा दिया है। पागल हो गया है क्या? तुझे जरा सा होश भी नहीं है, कुछ भी बोले जा रहा है। आप तो इस मामले में कुछ मत बोलिए। मैं इससे इतना प्यार करता था और इसने मेरे पीछे किसी और के साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। इसके भाई ने भी बताया था मुझे, इसे अपने साथ ले जाने आए थे, पर ये उनके साथ नहीं गई। आखिर जाती भी क्यों? उस डॉक्टर से दिल जो लग गया था। पता नहीं ये बच्चा मेरा है या उस डॉक्टर का। चटाक कमरे से आई एकदम चटाक की आवाज़ से शालिनी हैरान रह गई। शालिनी जी ने आदित्य को कसकर तमाचा जड़ दिया। फिर चिल्लाते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में इस तरह की बातें करने की? निकल जा मेरी नज़रों के सामने से। गुस्से से तिलमिलाता हुआ आदित्य घर से बाहर निकल गया था और शांति जी अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी। शालिनी को ये सब सुनने के बाद भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो शांति जी के गले लगकर रो पड़ी। आप तो सब कुछ जानती हैं ना माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शांति जी ने उसे चुप कराया और समझाने लगी, ज़्यादा परेशान मत हो, अभी वो बहुत गुस्से में है। जब उसका गुस्सा उतरेगा तो खुद तुमसे बात करेगा, मैं समझाऊंगी उसे। शांति जी ने शालिनी के लिए गाढ़ा बनाया, पर शालिनी ने कहा, कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा।
तब उन्होंने उसे ज़बरदस्ती गाढ़ा पिलाया और कहा, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए खुद को संभालो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर चाय के साथ एक रोटी खिलाई और सोने के लिए कहा। शालिनी अपने कमरे में नहीं जाना चाहती थी, इसलिए शांति जी ने उसे अपने कमरे में सुलाया। पूरा दिन आदित्य घर नहीं आया और जब शाम को वापस आया तो शराब के नशे में चूर होकर आया। आज पहली बार शांति जी ने उसे नशे में चूर देखा था, क्योंकि रोज़ तो वो पीने के बाद उसके सामने नहीं आता था। शांति जी को बहुत गुस्सा आया और वो समझ गई कि किसी ने उसे भड़का दिया है शालिनी के खिलाफ, मगर नशे में उसे क्या समझाती। सोचा सुबह बात करेगी। सुबह शालिनी किचन में नाश्ता बना रही थी और आदित्य पानी लेने किचन में गया और चुपचाप लेकर चला गया। शालिनी ने सोचा, लगता है आदित्य का मन अब शांत हो गया है, इसलिए वो आराम से नाश्ता बनाने लगी। और जब आदित्य तैयार होकर बैठा था तो वो नाश्ता लेकर उसके पास गई। आदित्य उसे इग्नोर करके बाहर निकलने लगा तो शालिनी ने उसकी बाँह पकड़ ली और सफाई देते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या आपको मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? आप माँ से पूछ लीजिए, वो सब जानती है। बोलते बोलते शालिनी की आंखें भर आई थी। एक औरत जो अपने पति को अपना तन मन सौंपकर दिन रात बस उसके ख्याल में रहती है, उसका पति उस पर इतनी बड़ी तोहमत लगाए तो उसका हृदय छलनी हो जाता है। पर फिर भी अपने प्यार और अपने परिवार के लिए और ख़ास तौर पर अपने होने वाले बच्चे के लिए खुद का आत्मसम्मान भूलकर पति को मनाने की कोशिश करती है। पर कुछ लोग प्रेम की भाषा समझना ही नहीं चाहते, खासकर शक भरी मानसिकता से हम किसी समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। वही शक आदित्य के दिमाग में भरा था। तभी तो जिस पत्नी को वो दीवानों की तरह चाहता था, अब वो उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा था। शालिनी ने आगे फिर कहा, अच्छा चलिए नाश्ता कर लीजिए, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया। और एक कोर हाथ में लेकर उसे खिलाने लगी, पर आदित्य ने उसका हाथ झटक दिया, जिससे शालिनी संभल नहीं पाई और हाथ में पकड़ी थाली जमीन पर गिर गई। तभी आदित्य का दोस्त साहिल आदित्य को आवाज़ देते हुए घर के अंदर आ गया और बोला, आदित्य तुम कल ऑटो रिक्शा लेने नहीं आए और आज भी इतनी देर तक नहीं आए थे, इसलिए मैं तुम्हें देखने आया कि सब ठीक तो है। आदित्य ने कुछ जवाब नहीं दिया तो साहिल ने शालिनी से पूछा, क्या बात है भाभी, सब ठीक है ना? आदित्य कुछ बोल नहीं रहा और आप भी उदास लग रही हैं, क्या बात हो गई? हाँ बताओ अपने दिल की बात, कितनी चिंता हो रही है इससे तुम्हारी। देखो ज़रा, इसे दोस्त तो मेरा है पर ख्याल तुम्हारा कर रहा है, फिर मेरा यहाँ क्या काम? आप कैसी बातें कर रहे हैं? साहिल भैया तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। वाह, बड़ा ख्याल है अपने साहिल भैया का। भैया ही है या फिर? आदित्य ने अजीब सी नज़रों से शालिनी को देखते हुए ताना मारा। साहिल तो आदित्य की बात सुनकर अवाक सा रह गया था और बस इतना ही बोल पाया, तुम कैसी बात कर रहे हो आदित्य? मैंने तो सपने में भी भाभी के बारे में गलत नहीं सोचा। शांति जी भी शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी और उन्होंने साहिल के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, तू अभी यहाँ से चला जा बेटा, अभी ये अपने होश में नहीं है, इसे खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। बस इतना सुनना था कि आदित्य को बहुत गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए कहने लगा, हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पर इतना भी पागल नहीं हुआ हूँ कि जानते बूझते आंखों देखी मक्खी निगल लूँ। पता नहीं मेरी पीठ पीछे क्या क्या गुल खिलाए हैं इसने, जो सब इसकी तरफदारी करने में लगे हुए हैं। पर अब
मैं इस औरत के झांसे में नहीं आने वाला। पता नहीं किसका पाप अपने पेट में पाल रही है। सुबह सुबह इतनी तेज आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग घर के पास जमा हो गए। पराई आग को भड़कते देखने में लोगों को मज़ा तो बहुत मिलता है। अब लोग आपस में बातें भी करने लगे थे। ज़्यादातर लोग आदित्य की बातों को सही मान रहे थे कि बात तो सही है। शालिनी बहुत बार डॉक्टर साहब के घर पर रात में भी रुकी थी, तभी तो इसके घर पर ताला लगा हुआ रहता था। एक औरत तो बकायदा आंखों देखा हाल बताने लगी कि मैंने देखा था शालिनी बहुत रात को घर वापस आती थी। शांति जी किस किस का मुंह बंद करवाती तो वो बस अपने बेटे को ही बोल रही थी, बेटा तू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। पर आदित्य कहाँ उनकी बात सुनने वाला था। डॉक्टर आनंद भी हॉस्पिटल जाने के लिए बाइक से निकले थे और भीड़ देखकर किसी से पूछा तो पता चला कि शालिनी के घर में उन्हीं की वजह से झगड़ा हो रहा है। तो वो आदित्य को समझाने के लिए आ गए और बोले, ठंडे दिमाग से सोचो आदित्य, इस तरह बेकार में दोष देना बिल्कुल सही नहीं है। तुम्हारी पत्नी ने मेरे बच्चे को बहुत प्यार से संभाला है। मैं नहीं चाहता कि उसका घर यूँ बेवजह बर्बाद हो। फिर वो थोड़ा रुकते हुए बोले, अगर तुम्हें अपनी पत्नी पर ज़रा सा भी यकीन नहीं है तो तुम अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करा सकते हो। लेकिन आदित्य इस बात पर भी भड़कते हुए बोला, आप तो डॉक्टर हैं, आप अपने मुताबिक रिपोर्ट बना देंगे। मुझे अब किसी पर भी विश्वास नहीं है और मुझे अब शालिनी के साथ रहना ही नहीं है। बस अब तलाक लेना चाहता हूँ मैं शालिनी से। जब शालिनी ने यह सब सुना तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। अब वो और रो रो कर खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। उसने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए ना, तो ठीक है। जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं तो मैं अब कोई सफाई नहीं दूंगी। शांति जी ने शालिनी को चुप रहने के लिए कहा, बेटा तुम तो समझो, इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाता। तुम अपने भाई को फ़ोन करके बुलाओ। शालिनी ने शांति जी की बात मानकर अपने भाई को फ़ोन किया और फ़ोन शांति जी को दे दिया। शांति जी ने फ़ोन पर उसके भाई को सब बातें बताई और उन्हें आने के लिए कहा, पर उधर से जवाब आया, मैं तो पहले ही आया था शालिनी को अपने साथ ले जाने, पर उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इसलिए मुझे अब उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग इन बातों में मुझे मत घसीटिए। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शालिनी ने भी यह सब सुन लिया तो वो बिना कुछ कहे शांति जी के कमरे में चली गई। फिर सब लोग एक एक करके वहाँ से चले गए। शांति जी शालिनी के पास आई और उसे अपने गले लगाकर रोने लगी, पर शालिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। वो चुपचाप एक कोने में बैठी थी। किसी ने कुछ भी नहीं खाया था। आदित्य भी कहीं चला गया था। शाम हो गई थी, इसलिए शांति जी ये सोचते हुए दिया बाती करने पूजा रूम में गई कि अब भगवान का ही सहारा है, भगवान ही सब ठीक कर सकते हैं। अब तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चों को। पर जब थोड़ी देर बाद वो कमरे में वापस आई तो शालिनी अपनी जगह पर नहीं थी। उन्होंने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं मिली। शालिनी यूं ही चली जा रही थी बेमकसद, उसे कोई होश नहीं था। फिर सुबह उसने कुछ खाया भी नहीं था। सामने से एक कार आ रही थी, पर शालिनी को कार के हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही और कार में बैठा आदमी जब तक ब्रेक लगाता शालिनी की कार से टक्कर हो गई थी और उस सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई थी। क्या होने वाला है शालिनी के साथ? आगे कहानी क्या मोड़ लेने वाली है, जानेंगे अगले भाग में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।